बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गद्य भाग 11 बाल गोविंद भगत। इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में 1899 में हुआ था। बचपन से ही इनके माता पिता का देहांत हो जाने के कारण इनका शुरुआती जीवन अभावों और कठिनाइयों में व्यतीत हुआ था। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े होने के कारण बेनीपुरी जी को कई बार जेल भी जाना पड़ा। इनका देहावसान 1968 में हुआ था। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया है। आप बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार रहे हैं। इन्होंने गद्य की विभिन्न विधाओं में अपना लेखन कार्य पूर्ण किया है। इनके द्वारा लिखित अनेक उपन्यास, कहानियां, नाटक, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण आदि प्रसिद्ध है। इनके विशिष्ट लेखन शैली के कारण इनको कलम का जादूगर भी कहा जाता है। मानवीय जीवन से जुड़े कार्यकलापों में लिप्त मनुष्य के लिए हर एक मृत्यु उसकी आंखों पर पड़ी परतों के आवरण को हटाकर दर्पण के समान स्पष्ट कर देती है, लेकिन मनुष्य उस स्पष्टता को महसूस नहीं करना चाहता है और नश्वर सांसारिकता में खोकर जीवन के सत्य को नकारता चला जाता है। लेकिन आज हम इस अध्याय में एक ऐसे व्यक्तित्व चित्रण को पढ़ने जा रहे हैं जो मानवीय सरोकार से सच्चा सन्यासी है, क्योंकि बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाहरी अनुष्ठान से कोई सन्यासी नहीं होता है। सन्यासी का आधार जीवन के मानवीय मूल्य होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। ये पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता ये है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलेगी। यानी यहाँ हम एक जो आम मनुष्य हैं उस मनुष्य से जुड़ी हुई संस्कृति है और उससे जुड़ा हुआ जो उसका चेतना का संसार है। चेतना का संसार से मतलब है उसकी सोच समझ है। उन सब के बारे में हम जानेंगे और वो समझ हमारी किससे जुड़ी हुई है? हमारे धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारा जीवन क्या कहता है कि बाहरी वेशभूषा दिखावा एक तरह से सन्यासी का रूप धारण करने के लिए भी काफी है, जबकि नहीं। जब तक आंतरिक भावों में वो सन्यासी वाले गुण नहीं आते तब तक कोई भी सच्चा सन्यासी नहीं बन सकता। इसकी व्याख्याएं हम विभिन्न रूपों में पढ़ते हैं और ये जरूरी नहीं है कि सन्यासी के लिए अब घर बार संसार छोड़कर बाहर जाए। आप गृहस्थ रहते हुए भी, गृहस्थ जीवन को जीते हुए भी एक सत्कर्म से, एक कर्म रूप से आप सन्यासी हो सकते हैं और यही सन्यासी का सच्चा जीवन के आधार भी होता है। और इसी बात को हम इस अध्याय में बाल गोविंद भगत के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सच्चे सन्यासी के लिए जरूरी नहीं कि आप संसारिक क्रियाकलापों से दूरी बनाओ और आप इन अनुष्ठानों के प्रयोग करो और उन अनुष्ठानों के माध्यम से अपने सन्यासी वैभवशीलता को दर्शाओ दुनिया के सामने। वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज हम इस पाठ से एक सच्चे सन्यासी के कर्म के महत्व को जानेंगे। साथ ही हम सामाजिक रूढ़ियां जो वर्षों से हमारी बेड़ियों के रूप में प्रचलित हो रही है उनके ऊपर भी प्रहार करता हुआ, यानी उनको तोड़ने के रूप में भी इस रेखा चित्र को पढ़ेंगे। और रेखा चित्र से तात्पर्य है शब्दों की ऐसी गरिमा जिसे हम किसी के व्यक्तित्व के बारे में आकलन करते हैं या किसी व्यक्तित्व के बारे में हम समझाते हैं। और वो समझाने का तरीका ऐसा होता है लेखक का कि हमारे आंखों के सामने साक्षात उस दृश्य से संबंधित चित्र खींचते चले जाते हैं, यानी हमारे मानस पटल पर एक फिल्म के रूप में वो दृश्य अंकित होने लग जाते हैं। और वैसा सजीव दृश्य जो हम इस रेखा चित्र में पढ़ने वाले हैं वो हम ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी के रूप में भी महसूस करेंगे, क्योंकि सच्ची संस्कृति जो हमारी रूढ़ियां है या सामाजिक संस्कृति का जो सरोकार रूप दिखाई देता है वो सारा हमारा ग्राम्य जगत है। और ग्राम्य जगत जो सीधा साधा और हमारी इन रूढ़िवादिता से भरा हुआ होता है वो कहाँ सच्चा है और कहाँ गलत है, इन दोनों रूपों को हम तुलनात्मक रूप से आज इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं बाल गोविंद भगत के माध्यम से।
अब यहाँ पर लेखक ने सबसे पहले हमारे बाल गोविंद भगत का जो व्यक्तित्व चित्रण है उसको खींचा है। व्यक्तित्व चित्रण यानी रेखा चित्र का एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें हम जो हमारा मुख्य किरदार है उसके बाहरी रूप को जान सकते हैं कि उसका बाहरी कदकाठी कैसी है। तो वो हमारा जो व्यक्तित्व चित्रण रेखा चित्र के रूप में इसमें खींचा गया है और हमारे इस अध्याय के मुख्य नायक के रूप में हैं बाल गोविंद भगत। वो कैसे दिखते हैं वो उनका जो वर्णन आप अगर सुनोगे तो आपकी आंखों के सामने भी एक चित्र बनता जाएगा कि बाल गोविंद भगत देखने में कैसे हैं। तो हम उनका जो रेखा चित्र है उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे कि बाल गोविंद भगत मंझोले कद के हैं, यानी उनका कद ज़्यादा बड़ा नहीं है। वे गोरे चिट्टे हैं, यानी उनका रंग साफ है। उनकी आयु 60 के ऊपर है। बाल उनके पक गए हैं, लंबी दाढ़ी भी है और उनके चेहरा सफ़ेद बालों से हर समय जगमग रहता है, यानी बाल सफ़ेद हो गए, दाढ़ी भी सफ़ेद हो गए और तन पर कपड़े भी बिल्कुल कम पहनते हैं, एक लंगोटी मात्र पहनते हैं और सिर पर एक कबीरपंथी कनपटी टोपी पहनते हैं, यानी कबीरदास जी की जैसी टोपी होती है ना वैसी टोपी उनके सिर पर रहती है और जो कानों को कवर नहीं करती है, इसलिए उसे कनपटी टोपी कहा जाता है। और हाँ, ये उनका पहनावा है और शारीरिक रचना है। तो इसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपके दिमाग में जहन में भी एक छवि बनती जाती है और उनका आकार उसमें अपने आप बनने लग जाता है। आगे लिखा है, जब जाड़ा आता है यानी ठंड आती है तो एक काली कमल वे ऊपर से ओढ़ लेते हैं और हमेशा जो उनका चेहरा है उस पर रामानंदी चंदन का एक टीका है जो नाक से लेकर ललाट पर तक, यानी नाक से ललाट पूरे को कवर करता हुआ रामानंदी चंदन का टीका वो लगा कर रखते हैं। और तुलसी की एक बेडोली माला, तुलसी की जड़ों की एक बेडोली माला वो गले में धारण करते रखते हैं। यानी यहाँ पर कोई भी एक सन्यासी का रूप भी नहीं है और न ही सांसारिकता का रूप है। यहाँ पर सीधा साधा एक व्यक्तित्व है जो एक सांसारिक जीवन में साधु की भूमिका निभा रहा है। यानी गले में उन्होंने क्या पहन रखी है, तुलसी जी की जड़ों से बनी हुई बेडोली माला है। ऊपर की ये तस्वीर से हम ये नहीं मान ले कि बाल गोविंद भगत साधु थे, यानी ये विवरण एक साधु का है लेकिन वो साधु नहीं है, बिल्कुल गृहस्थ है, गृहस्थी में रहते हैं। उनके बेटा भी है एक और एक उस बेटे की बहू भी है और थोड़ी सी खेती बाड़ी है और एक छोटा सा साफ सुथरा उनके पास मकान भी है। अब हमारे बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी भी करते हैं, परिवार भी रखते हैं और बाल गोविंद भगत कर्म से साधु सन्यासी भी है। इन सभी परिभाषाओं को खरा मानते हैं क्योंकि वे कबीर दास को साहब मानते हैं, कबीर को अपने आराध्य देव मानते हैं, हर समय उन्हीं के गीतों को गाते हैं, उनके आदर्श पे चलते हैं, इसलिए वे कभी किसी से झूठ नहीं बोलते। ये बेटा हम यहाँ पर उनकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं, ये विशेषताएं आपको ध्यान से सुननी होगी, समझनी होगी, क्योंकि आपको ये आंसर के रूप में लिखनी भी होती है कि बाल गोविंद भगत की जो विशेषताएं हैं वो लिखिए। तो बाल गोविंद भगत की विशेषताएं क्या है कि कबीर दास के विचारों को मानते हैं, उनके गीतों को गाते हैं, उनके आदर्शों पर चलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, सबसे खरा व्यवहार करते हैं और किसी से भी इधर उधर बात करने की बजाय सीधे मुंह दो टूक बात करते हैं और बिना पूछे किसी की कोई भी चीज़ काम में नहीं लेते हैं और कभी भी किसी से इधर उधर की बातें या लड़ाई झगड़े की बातें वो नहीं करते हैं और इसलिए वे गृहस्थ में रहते हुए भी सच्चे साधु सन्यासी की भूमिका निभाते हैं। और आगे देखिए उनके बारे में लिखा गया है कि उनके जीवन में जो भी उनसे जुड़ा हुआ जो भी वस्तुएं हैं, सामान है, खेत खलियान में उपजने वाला अनाज है, उन सब पर सबसे पहले साहब यानी कबीर दास जी का अधिकार मानते हैं। इसलिए जब उनकी खेती पक जाती है तो खेत में जितना अनाज होता है उस पूरे अनाज को वो लाद कर कबीर दास जी से जुड़ा हुआ जो एक मठ बना हुआ है कबीरपंथी मठ, उसमें ले जाकर उस दरबार में वो भेंट में दे देते हैं और वहाँ से जो उन्हें प्रसाद के रूप में थोड़ा बहुत अनाज मिलता है ना, उसको वापस घर लेकर आते हैं, उसी से वे गुजारा चलाते हैं। इन सब के ऊपर तो मैं मुग्ध था ही, यानी लेखक हमारे
बाल गोविंद भगत की इतनी सादगी पर खो जाते हैं, उनकी मुग्ध हो जाते हैं, उनके व्यवहार पर मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुग्ध हैं उनके मधुर गाने पर, जो कभी कभी नहीं हमेशा उन्हें सुनने को मिलता है। क्योंकि कबीर के जो पद है वो जब उनके कंठ से निकलते हैं तो पूरा वातावरण में एक सजीवता का रूप का एहसास होने लग जाता है और पूरा वातावरण उनके उन पदों में बंध जाता है। जो जहाँ काम करता है उस काम में करते करते उस सुरीली आवाज़ में इस तरह खो जाता है कि सुनने वाले को अपना होश नहीं रहता है। इसलिए हमारे लेखक भी उस मधुर गाने पर मोहित है। अब आगे जो एक समय का वर्णन है वो आषाढ़ यानी श्रावण ऋतु के आसपास की बारिश की ऋतु का वर्णन है कि आषाढ़ की रिमझिम यानी हल्की हल्की हो रही बारिश है। पूरा गांव खेतों में उमड़ पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं अनाज, कहीं हमारे धान को सीधे रूप से रोपा जा रहा है और जो धान है वो पानी से खचाखच भरे हुए पानी में धान की जो बालियां हैं उनको उखेड़कर दूसरी जगह सही रूप में रोपा जा रहा है। बच्चे खेतों में उछल कूद कर रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर खेत के किनारे पर बैठी अपनों के लौट आने का इंतजार कर रही है और आसमान बादलों से घिरा हुआ है। तो बच्चों ये जो वर्णन है ये पूरा रेखा चित्र है। जब आप इसको खोकर पढ़ते हो या तन्मय होकर सुनते हो तो कहीं ना कहीं आपकी आंखें, तन्मयता का मतलब है आंखें बंद करके ध्यान से सुनना, तो आपकी आंखों में भी उस सुंदर वातावरण का दृश्य आपके मानस पटल पर एक फिल्म के रूप में चलने लगता है। तो यहाँ भी हम क्या पढ़ रहे हैं, सुंदर खेत का दृश्य है, हमारी आषाढ़ की वर्षा ऋतु का वर्णन चल रहा है जिसमें आसमान बादलों से घिरा हुआ है, धूप का कहीं भी नाम नहीं है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और ऐसे में सभी के कानों में एक बहुत प्यारा सा मीठा सा तरंग उठाने वाला स्वर पड़ रहा है बाल गोविंद भगत का, और वो आपको समूचा अंदर से झकझोर कर रख रहा है। आपका मन तुरंत पूछ पड़ता है ये कौन है, ये कौन गा रहा है। ये पूछना आपको नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पूरा संसार नहीं, पूरा गांव जानता है कि ये गाने वाला बाल गोविंद भगत है, जिसका पूरा शरीर कीचड़ से भरा हुआ है क्योंकि वे खेत में रोपने का काम कर रहे हैं और उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को बहुत सुंदर तरीके से खेत में रोप रही है। साथ ही उनके कंठ से जो सुंदर स्वर की जो माला निकल रही है वह सीधे पूरे सुनने वालों को और भगत को सीधे स्वर्ग की ओर बांधने का प्रयास कर रही है, यानी कि उनकी आत्मा का जो स्वर है साक्षात परमात्मा से मिलाने का कार्य कर रहा है। और कुछ इस तरह पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर बच्चे जो खेलते हुए झूम रहे हैं, मेड पर खड़ी औरतों के होठ अपने आप कांप रहे हैं और कांपते कांपते हुए गुनगुनाती हुई उनका भगत का साथ देने लगती है। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। हलवानों का मतलब है खेत में जो काम करने वाले, हल रोपने वाले हैं, उनकी पांव उस कबीर दास जी के जो पद गाए जा रहे हैं उसकी आवाज पर उठने लग जाते हैं। हल चलाने वाले लोगों के पांव भी, यानी वो बराबर नाचते हुए तेजी से हल खींचने लग जाते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में अपने आप ही चलने लग जाती है, यानी चारों तरफ भगत के संगीत का जादू छा जाता है। और ये रेखा चित्र का बहुत सुंदर वर्णन आपको और हमें भी मोहित कर देता है। और अब यहाँ है हम भादों की अंधेरी रात्रि का वर्णन पढ़ रहे हैं और भादों की अंधेरी रात्रि है, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है और पूरी समय से मूसलाधार वर्षा हो रही थी, इसलिए थोड़ी देर पहले ये बारिश खत्म हुई है और बादलों की गर्जना है, बिजली की तड़प अभी सुनाई दे रही है, लेकिन जिली की झंकार या दादुर यानी मेंढकों की टरटर की आवाज़ें इस समय हमें थोड़ी नहीं सुनाई पड़ रही है क्योंकि उस सुंदर वातावरण में भादों की अंधेरी रात्रि में वर्षा ऋतु जो होकर अभी रुकी है, वर्षा मूसलाधार तो वर्षा हो रही थी वो अभी रुकी है और वर्षा रुकने के बाद जो शांत वातावरण चारों तरफ फैलता है ना, उस वातावरण को यानी उस शांत वातावरण की निस्वरता को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं हमारे भगत के कबीर दास जी के गाए जाने वाले पद। और उस कोलाहल में डूबो नहीं सकती
क्योंकि इस सुंदर वातावरण में भगत की जो खंजड़ी है वह डिमक डिमक कर बज रही है। खंजड़ी यानी हाथ से बजाने वाला एक वाद्य यंत्र है, वह हाथ से बजा रहे हैं डिमक डिमक कर, और उसके साथ वो गाए जा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिवक उठे नाम। हाँ, गोदी पिया तो गोद में है, किंतु वह समझती है, वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले बादों की आधी रात्रि में उसका ये गाना अंधेरे में अचानक ही उठने वाली बिजली की तरह हर किसी को चौंका देती है। और यहाँ आप सबको पता है, कबीर दासी ने पिया के रूप में परमात्मा को माना है और उन्होंने खुद को आत्मा उनकी प्रियतमा माना है और पिया के रूप में ईश्वर को माना है। तो ज़्यादातर पद उनके उसी रूप में लिखे हुए हैं। तो यहाँ वो उसी रूप को गाते हुए भगत कह रहे हैं कि बादों की अंधेरी रात्रि में मेरे आसपास पिया नहीं है, परमात्मा नहीं है, तो मैं उसमें डर कर चिहुक जा रही हूँ, चमक जा रही हूँ। और उसी परिस्थिति में ये आधी रात्रि में गाना अचानक जब किसी को सुनाई देता है तो उसके मन में भी एक बिजली कौंध जाती है। अरे अब सारा संसार तो निस्तब्धता में सोया हुआ है, यानी पूरा संसार शांति से सोया हुआ है, लेकिन बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वो उस रात्रि में भी जागता है और उस रात्रि में जागता है और सोने वाले को जगाता है। और जगाते हुए वो कौन से पद गा रहे हैं? तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। अर्थात हे मुसाफिर, जो संसारिक सागर में खोकर तुम बेखबर होकर सो रहा है, तेरी गठरी में तो चोर लग गया है। यानी संसारिकता में खोए रहने वाले जो इतने वैभवशीलता है तेरी मेरी है, ये सारा एक चोर का रूप है। ये सारा चोर का रूप भरा हुआ तेरी सारे शरीर रूपी गठरी में लग चुका है और तू अपने आप को सुरक्षित नहीं कर रहा है, अर्थात तू परमात्मा को प्राप्त करने के प्रयास नहीं कर रहा है। उठ जाग जरा, अपने आप को संभाल। अरे ओ मुसाफिर, तू जो कब से सो रहा है, उठ जा, अपने आप को संभाल। ये सारे भाव गाते हुए उस रात्रि की निस्तब्धता को तोड़ते हुए भगत अपने भावों में खो जाते हैं और उन्हीं के इस विचारों में आसपास का वातावरण भी खो जाता है। अब आपको ये चैप्टर दोबारा पढ़ना समझना है। आगे का भाग हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे।